मुंह से निकलती भाप रेलवे स्टेशन में फैले गुप्त अंधेरे में तहलील होती हुई देखते देखते मैं बेजार हो चुका था। चचा के इंतकाल की मिलने वाली तार ने सब काम काज छोड़कर मुझे गांव के लिए रखते सफर बांधने पर मजबूर कर दिया था। ये छोटा सा शहर और इसका ये वीरान रेलवे स्टेशन, जहां शायद महीनों में कोई एक आध मुसाफिर ही रेलगाड़ी का इंतजार करता होगा। छोटा सा ये प्लेटफॉर्म जिसमें इकलौता जर्द रंग का बल्ब अंधेरे के खौफ से दुबक कर बैठा था, और रेलवे ट्रैक की दूसरी जानिब चंद आवारा कुत्ते आधी रात को किसी इंसान को अपने करीब देखकर चैमगोइयां कर रहे थे कि ये भटक कर कहाँ आन पहुंचा। रेल अपने मिजाज और साख के मुताबिक लेट थी। जिस वक्त पर उसे पहुंचना था उससे सिर्फ 3 घंटे ही ऊपर हुए थे। अचानक खामोश फिजा में इर्ताश पैदा हुआ और बहुत दूर से ट्रेन की आवाज ने माहौल पर चढ़ी सुकून की चादर को उतार फेंका। ये बात मेरे लिए तो बाइसे सुकून ही थी कि ट्रेन आ रही है। मैंने बैग उठाया और चलने के लिए खुद को तैयार करने लगा। इसी बीच खुर्शीद बाबा की आवाज आई, जाफिर बेटा, आज अचानक कहाँ? उन्हें चचा के इंतकाल का बताया। ताजियत के बाद वो बोले, ट्रेन तो अभी लेट है, चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। मेरे कुछ कहने से पहले ही वो अपने घर की जानिब चल पड़े। खुर्शीद बाबा रेलवे के मुलाजिम थे और इस प्लेटफॉर्म के चंद नायाब मुसाफिरों में से एक होने की वजह से उनसे अच्छी सलाम दुआ हो गई थी। ट्रेन की आवाज करीब से करीब तर होती जा रही थी और मुझे लग रहा था कि खुर्शीद बाबा ने गलत वक्त पर चाय की पेशकश कर दी है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी तो वो आवारा कुत्ते भागते हुए अंधेरे में गायब हो गई। मैं जानता था कि ट्रेन यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेगी, इसलिए खुर्शीद बाबा का इंतजार करने के बजाय मैंने सामान उठाया और अपने डब्बे में आ गया। सर्दी की वजह से तमाम खिड़कियां बंद थीं और किसी भी मुसाफिर ने बाहर निकलकर चहलकदमी करने का तकल्लुफ नहीं किया था। मेरा डब्बा मुकम्मल तौर पर खाली था, लेकिन अंदर का माहौल प्लेटफॉर्म की निस्बत बहुत पुरसकून था। मध्यम सी रोशनी और खाली डब्बा, सफर अच्छा गुजरने वाला था। रफ्ता रफ्ता ट्रेन हरकत में आई और प्लेटफॉर्म का वो जर्द बल्ब भी आंखों से ओझल होने लगा। ट्रेन ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी तो ठंडी हवा ने मुझे खिड़की बंद करने पर मजबूर कर दिया और मैं चचा से जुड़ी चंद यादों को अपने दिमाग में ताज़ा करने लगा। उनसे उल्फत और अकीदत के इतने बाब थे कि एक के बाद एक खुलता चला जा रहा था। तभी मेरे डब्बे का दरवाजा खुला और वर्दी में मलबूस एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। ये शायद टिकट चेकर था। मैंने अपनी जेब से टिकट निकाला कि उसके मुतालबे पर पेश कर दूंगा, लेकिन वो मुझे नजरअंदाज करते हुए सीधा आगे बढ़ गया और वहां से अगले डब्बे में दाखिल हो गया। मुझे हैरत हुई कि शायद उसने मुझे देखा ही नहीं। मैं फिर से आंखें बंद करके चचा के बारे में सोचने लगा। खत लिखते रहा करो जाफिर बेटा, ये एक किस्म की मुलाकात ही होती है। वो हर बार मुझे रुखसत करते हुए कहते और मैं हर बार उन्हें यकीन दहानी करवाने के बावजूद खत ना लिख पाता। ट्रेन की रफ्तार कम होना शुरू हुई तो मैंने आंखें खोली। अल्लाह खैर करे, कोई खराबी हो गई है, क्योंकि मेरे स्टेशन के बाद तो घंटों कोई प्लेटफॉर्म नहीं आता था। आज ये यहाँ क्यों रुक रही है? ट्रेन रुकने के बाद मैंने खिड़की खोली। यख बस्ता हवा ने मेरे वजूद में कपकपी पैदा की। बाहर खूब अंधेरा था। इसी इसना में मेरे डब्बे में एक नकाब पोश औरत दाखिल हुई जिसके साथ 2 बच्चे थे। दोनों लड़के थे जिनकी उम्रें 8 से 10 साल के लगभग होंगी। वो डब्बे के एक कोने में जाकर बैठ गए और ट्रेन ने फिर से हरकत करना शुरू कर दी। उनमें से एक बच्चे के पास एक अजीब तर्ज की बॉल थी जो चमक रही थी और उसकी चमक से डब्बे की रोशनी में काफी इजाफा हो गया था। वो गेंद को हवा में उछालता और दोनों भाई कैच पकड़ने के लिए लपकते। उनकी माँ उनसे बेनयाज होकर खामोशी से बैठी थी। थोड़ी देर में वो टिकट चेकर फिर से आया और उस औरत से चंद लम्हे कोई बातचीत करके जाने लगा तो मैंने आवाज दी, भाई साहब मेरा टिकट भी देख लें। फिर मैंने सोना है, लेकिन वो ऐसे बेनयाज होकर चला गया जैसे मेरी आवाज उस तक पहुंची ही ना हो और ना ही उन बच्चों ने मेरी तरफ देखा। मुझे बहुत हैरत हुई और गुस्सा भी आया। फिर मैंने सामान समेटा और बर्थ पर जाकर लेट गया। रात काफी हो चुकी थी, मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन चाय की तलब भी जोरों पर थी। तभी एक आवाज मेरी समाज से टकराई, आप खाने में क्या लेंगी? ताजा इंसानी खून और बच्चों के लिए चिमकादड़ी। मैं ये सुनकर शशद रह गया। अपनी आंखें मलते हुए खुद को यकीन दिलाया कि मैं जाग रहा हूँ और फिर झांक कर उस औरत की सिमत देखा जो उसी हालत में बैठी थी और बच्चे पूरे डब्बे में भागे फिर रहे थे।
یہ سب اتنا اچانک اور خلاف توقع تھا، میرا وجود بری طرح کانپنے لگا۔ وہ بچے اب بھی کھیلتے ہوئے وہ گیند اوپر پھینک رہے تھے۔ اچانک اس بچے نے بال اوپر پھینکی تو وہ میرے اوپر آ گری۔ اس بچے نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا اور مجھ پر نظر پڑتے ہی غیر مانوس طریقے سے مجھے دیکھتا رہا، اور پھر سیٹ پر پاؤں رکھ کر میری برتھ تک آیا اور بولا، انکل بال دے دیں۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میں نے بال اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹا آپ کون ہیں؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر بولا، میں عاجز ہوں۔ آپ ہماری ریل میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کا سوال میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میری خاموشی پر وہ بولا، یہ ریل ہماری ہے، ہم دوسری دنیا میں جا رہے ہیں، آپ اس ریل سے اتر جائیں ورنہ آپ واپس نہیں آ پائیں گے۔ یہ کہتے ہی اس نے کہا، امی دیکھیں یہ انکل کون ہے؟ اس عورت نے کوئی حرکت کیے بغیر کہا، اے آدم زاد، ہم اپنے ایک مقدس میلے پر جا رہے ہیں، اس لیے تمہاری جاں بخشی کرتے ہیں، تھوڑی دیر تک ریل رکے گی تو اتر جانا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں لپک کر برتھ سے اترا اور سامان اٹھا کر دروازے تک آ گیا۔ اچانک ٹرین رکی اور میں کانپتے وجود کے ساتھ نیچے اتر گیا۔ وہ بچہ دروازے تک آیا اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ٹرین روانہ ہو گئی اور لمحوں میں میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مجھے اپنے ہاتھ میں ہلکی سی تپش محسوس ہوئی۔ دیکھا تو وہ بال میرے ہاتھ میں چمک رہی تھی۔ میں اس کی خوبصورت روشنی کو دیکھ رہا تھا کہ مجھے خورشید بابا کی آواز آئی، جعفر بیٹا باہر ٹھنڈ میں کیوں کھڑے ہو، اندر آ جاؤ، چائے تیار ہے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے خورشید بابا موجود تھے اور ان کے پیچھے وہی مدھم پیلا بلب پلیٹ فارم کو روشن کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا؟ میں نے خود سے سوال کیا اور پھر مجھے اپنے ہاتھ میں تپش محسوس ہوئی۔ وہ چمکتی بال میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ دور سے ٹرین کی آواز آئی اور پھر خورشید بابا کی، جعفر بیٹا جلدی آ جاؤ، ٹرین آ گئی ہے، چائے پی لو۔ میں ساکن کھڑا اس چمکتی بال کو دیکھتا رہا۔